नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। दिल्ली में आज उत्तराखंड सिविल कोड कमेटी की बैठक चल रही है। कमेटी की अध्यक्ष रंजना देसाई के नेतृत्व में ये बैठक हो रही है। कमेटी के अन्य सदस्य पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज प्रमोद कोहली, मनु गौड़ और दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल भी इस बैठक में शामिल हैं। कमेटी की बैठक के बाद ब्रीफिंग भी की जा सकती है। तमाम अपडेट्स इस बैठक की हम आपको देते रहेंगे। आपको बता दें, अध्यक्ष रंजना देसाई ये मीटिंग ले रही हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर डिस्कशन चल रहा है इस बैठक में और दिल्ली में ये बैठक चल रही है। हमारे संवाददाता विनीत कुमार हमें ज्यादा जानकारी देंगे। विनीत, किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है इस बैठक में? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से उत्तराखंड में जब चुनाव हो रहा था और उस वक्त बीजेपी ने यह वादा किया था कि वो कॉमन सिविल कोड जो है वो प्रदेश में लाएगी और जिस तरह से फैसला लेते हुए एक कमेटी बनाई थी और उसी की पहली बैठक जो है वो यहाँ पर हो रही है। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि वो यहाँ पर दिखाएंगे कि हमारे पीछे जो कक्ष है, सभा कक्ष जो बताया जा रहा है, वहीं पर जो है कमेटी की बैठक जो है वो चल रही है और साफ तौर पर इस पर यह फैसला किया जाएगा कि आखिरकार कॉमन सिविल कोड जो है वो किस तरह से लागू किया जाए, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर कॉमन सिविल कोड को बनाने को लेकर के, इसको लेकर के, कानून बनाने को लेकर के पहल की गई है और इसकी जो है इसी की जो बैठक है वो यहां पर चल रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी जो अध्यक्ष हैं उन्होंने इससे पहले भी जब पुष्कर सिंह धामी में से मुलाकात की थी, उन्होंने इसको लेकर के चर्चा की थी कि आखिरकार कमेटी में किस तरह से काम करेगी, किस तरह से जो कानून है उसे बनाया जाएगा, उसके प्रारूप को लेकर के किस तरह से चर्चा होगी, उसको लेकर के वो पुष्कर सिंह धामी के साथ भी कमेटी के अध्यक्ष की चर्चा हो चुकी है और उम्मीद यह की जा रही है कि आज शाम को लगभग 3-3:30 बजे के लगभग में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आएंगे और वो हो सकता है कि उनके साथ भी इसको लेकर के जानकारी दी जाए। लेकिन काफी महत्वपूर्ण यह बात है कि लगभग 1.5 घंटे से अधिक का समय हो गया है और उत्तराखंड सदन में यहां पर जो है वो बैठक जो है कमेटी की बैठक चल रही है कि आखिरकार किस तरह से उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड जो है वो लागू किया जाए। बिल्कुल नितिन, और क्योंकि धामी सरकार गंभीर भी है इस मुद्दे को लेकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर बैठक चल रही है। दूसरी तरफ अब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आंध्र प्रदेश के तिरुमाला पर्वत पर स्थित भगवान तिरुपति बालाजी मंदिर में वेंकटेश्वर प्रभु के दर्शन किए, पूजा अर्चना की और इस दौरान सीएम धामी ने समस्त प्रदेशवासियों के सुख, शांति और कल्याण की कामना की। आज शाम सीएम धामी दिल्ली पहुंचने वाले हैं। दर्शन हमेशा से करता रहा। इस बार मैं मुख्य सेवक बनने के बाद उनके दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए आया। हमारा प्रदेश उत्तराखंड हर दृष्टि से समृद्ध हो, आगे जाए, हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से उसकी गिनती हो। भगवान हम पर हर प्रकार से अपना आशीर्वाद बनाए रखें और जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश का और उत्तराखंड का विकास हो रहा है, वो लगातार आगे बढ़ता रहे और हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बने, उसमें भगवान हमको शक्ति प्रदान करे, सभी को समृद्धि दे, हमारे प्रदेश का लगातार उन्नति हो। उधर गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर कंडी से गहरी खाई में गिरकर एक 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। मौत के कारण कंडी संचालक की लापरवाही बताई जा रही है। घटना के बाद से कंडी संचालक फरार है, जिसकी पुलिस लगातार तलाश कर रही है। मृतक बच्चे के माता पिता ने सोनप्रयाग कोतवाली में आरोपी कंडी संचालक, जो कि नेपाली मजदूर बताया जा रहा है, उसके खिलाफ तहरीर दी है, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। खटीमा में 13 साल के बच्चे को मगरमच्छ ने अपना निवाला बना लिया। सुनपहर गांव में भैंस को नदी पार करा रहा था बच्चा, उसे मगरमच्छ ने नदी में खींच लिया, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने वन विभाग की मदद से नदी में दिख रहे एक मगरमच्छ को पकड़ भी लिया। फिलहाल वन विभाग की टीम ये पता करने में जुटी हुई है कि नदी में कितने मगरमच्छ हैं। सूचना प्राप्त हुई कि एक 3 लड़के थे, जिसमें एक 13 वर्षीय बालक था, जिसको कि मगरमच्छ द्वारा पानी में खींच लिया गया है। जिस संबंधों में उसकी मगरमच्छ की खोजबीन की गई तो एक मगरमच्छ को ग्रामीणों द्वारा पकड़ा गया है। अभी उसका
जांच की जा रही है कि क्या ये वही मगरमच्छ है जिसके द्वारा बालक को निवाला बनाया गया है। हल्द्वानी में मुंसियारी जा रहा ट्रक अल्मोड़ा के बाड़ेछीना के पास हादसे का शिकार हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति घायल है। एसडीआरएफ घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करा चुकी है। घटना रविवार देर रात की बताई जा रही है, जिसकी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, दूसरा घायल। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ एनएच सिरोबगड़ में खुल गया है। 24 घंटे बाद सिरोबगड़ में बद्रीनाथ एनएच खुला है, जिसके बाद यहां फंसे वाहनों की अब आवाजाही शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग श्रीनगर के बीच बद्रीनाथ एनएच पर सिरोबगड़ लैंडस्लाइडिंग जोन बताया जा रहा है। यहां पर बारिश शुरू होते ही सिरोबगड़ में पहाड़ी से लगातार मलबा गिरने से बार बार ये मार्ग बंद हो रहा है। वहीं मार्ग खुलने के बावजूद यहां आवाजाही खतरे से खाली नहीं है। जोशीमठ में 2 दिन की बारिश के बाद आज थोड़ी राहत है। मौसम साफ हो चुका है। बद्रीनाथ हाईवे भी खुला हुआ है। वहीं हाईवे खुले होने से यात्रियों में राहत है। 4 धाम यात्री बद्रीनाथ के लिए रवाना हो रहे हैं। साथ ही आवाजाही में अब किसी तरह की कोई परेशानी फिलहाल उन्हें नहीं हो रही। टिहरी जिले के सबसे संवेदनशील क्षेत्र घनसाली में हर बार बरसात में प्राकृतिक आपदाओं से भारी तबाही होती है। जान माल का भी नुकसान होता है और प्रशासन हर बार किनारे बसे लोगों और संवेदनशील गांव का सर्वे भी करता है। उन्हें शिफ्ट करने की बात कही जाती है, लेकिन आज तक करीब 1 दर्जन से ज्यादा गांव को शिफ्ट नहीं किया गया है। और अब फिर से बरसात शुरू होने वाली है। लोग भी डर के साए में जीने को मजबूर हैं। भिलंगना और बालगंगा घाटी के कोट, अंगुड़ा, इंद्रोला समेत कई गांवों में पिछले साल प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान हुआ था और अब फिर बरसात शुरू हो गई है, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई सिर्फ सर्वे तक ही सीमित है। स्थान पर शिफ्ट किया गया है। जब आपदा होती है तो 10-20 दिन के लिए वो फिर शिफ्ट होते हैं कि साहब इनकी व्यवस्था की जा रही है, और उसके बाद फिर वही स्थिति आती है, वो लोग भी फिर वहीं रहना शुरू कर देते हैं। इसके लिए बाकायदा सभी लोगों को सतर्क कर दिया गया है। ऐसे लोगों को चिन्हित करने की कार्रवाई हमेशा चलती रहती है कि जो नदी के तट पर बसे हुए हैं और जो संवेदनशील है, ताकि उनको समय रहते अलर्ट करके उनको सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया जाए। उधम सिंह नगर के खटीमा में कुछ दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों का जनजीवन प्रभावित कर दिया है। मुंडेली गांव में निकलने वाली नगर में संतना गांव जाने वाली पुलिया भारी बारिश के बाद टूट गई है। वहीं पुलिया टूटने से स्थानीय लोगों का आना जाना यहां पर बाधित हो रहा है। वहीं अब स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द पुलिया पर फिर से इस पुलिया को बनाने की मांग की है। गाँव है ये, इधर से ये पानी पूरा संतरा गांव की तरफ गया है। ये जाला जी रहते हैं यहाँ पर, इनका घर जो है इधर से, ये पुलिया टूटने से तो ये बंद हो गया, इनका आना जाना ही बंद हो गया। अब बुढ़े हैं, बीमार है, बच्चे हैं, वो बीमारी आदमी कैसे जाएंगे? आप बताओ, आप ही बताओ कि ये बीमारी आदमी इस पुलिया टूट गया तो कैसे जाएंगे? संतरा की तरफ चले गया। उधर कोटद्वार में पनियानी गदेरा के पास अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया गया है, जो कि खतरे का सबब बना हुआ है। दरअसल मानसून की पहली बारिश के साथ पनियानी गदेरा उफान पर है, जिससे कई इलाकों पर आपदा का खतरा बना हुआ है। गदेरे में आए उफान से पहले भी कोटद्वार में 2 बार तबाही हो चुकी है। वहीं अब गदेरे के किनारे अवैध अतिक्रमण चिन्हित किया गया था, जिसे अभी तक नहीं हटाया गया और हालात और बिगड़ने की संभावना है। और सभी से इस तरह के अतिक्रमण किया जो उनको हटाने के प्रयास किए जाएंगे। नियमतः जो इरिगेशन के साथ और जिला प्रशासन के साथ, पुलिस विभाग के साथ एक बार हम लोग ज्वाइंट इंस्पेक्शन कर लेंगे, उसके बाद अतिक्रमण हटाने का एक कार्रवाई करेंगे। हरिद्वार के प्रसिद्ध मनसा देवी और चंडी देवी मंदिर के रोपवे को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। रोपवे का संचालन करने वाली कंपनी की ओर से ये जानकारी दी गई, जिसमें मेंटेनेंस के लिए ये अर्धवार्षिक बंदी की गई है, जिसमें मनसा देवी रोपवे 6 जुलाई तक
और चंडी देवी रोपवे 7 से 9 जुलाई तक बंद रहेगा। आपको बता दें कि चंडी देवी और मनसा देवी मंदिर दर्शन करने वाले ज्यादातर श्रद्धालु रोपवे का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में कुछ दिन ये रोपवे बंद रहेगा तो श्रद्धालुओं को थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मेंटेनेंस के चलते इसे बंद किया गया है। साल में 2 बार शटडाउन लेते हैं, तो ये हाफ ईयरली शटडाउन है और इसमें मनसा देवी जो रोपवे हमारा वो 4 से लेकर के 6 जुलाई 3 दिन के लिए बंद रहेगा और उसके बाद चंडी देवी रोपवे हमारा 7 तारीख से और 9 जुलाई तक बंद रहेगा। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता पुलकित शुक्ला हमें देंगे। पुलकित, कितने समय के अंतराल के बाद ये मेंटेनेंस का कार्य किया जाता है? देखिए, कंपनी के अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि साल में 2 बार ये एनुअल मेंटेनेंस किया जाता है। फिलहाल जो मेंटेनेंस किया जा रहा है अर्धवार्षिक हाफ ईयरली मेंटेनेंस के लिए रोपवे को दोनों को बंद किया गया है और 3-3 दिन का ये ब्रेकडाउन उनको दिया गया है। आज से लेकर 6 तारीख तक मनसा देवी का रोपवे बंद रहेगा और 7 जुलाई से 9 जुलाई तक चंडी देवी का रोपवे बंद रहेगा। हालांकि ज्यादा लंबा ये जो मेंटेनेंस के लिए जो ये बंद किया गया है रोपवे, ये इसकी अवधि ज्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि हजारों की संख्या में यहाँ पर रोजाना श्रद्धालु पहुंचते हैं, चंडी देवी और मनसा देवी मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं और उनमें से अधिकतर जो श्रद्धालु हैं वो रोपवे का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कई श्रद्धालुओं को यहाँ पर असुविधा हो सकती है। और कंपनी की भी यही कोशिश है, जो उषा प्रेको कंपनी है जो संचालित करती है रोपवे का, उनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द इस मेंटेनेंस को पूरा किया जाए और उसके बाद में ये रोपवे सुचारू किया जाए। शुक्रिया पुलकित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। दरअसल उद्यान विभाग में अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव पर मानक से अधिक खर्च करने के मामले में निदेशक को नोटिस भेजा गया है। शासन ने निदेशक हरमिंदर बवेजा को नोटिस भेजा है। आपको बता दें, न्यूज 18 ने कल ही इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। उद्यान विभाग में अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के नाम पर जरूरत से कहीं ज्यादा रुपए खर्च किए गए हैं। इस महोत्सव पर करीब 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिसकी जानकारी RTI के माध्यम से मिली है। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता सुनील नवप्रभात हमें देंगे। सुनील, और क्या अपडेट है? देखिए, आज जो पिछले साल 21-22 में उद्यान विभाग ने 4 अंतर्राष्ट्रीय समारोह आयोजित किए, जिसमें एक मसाला समारोह था, सेब महोत्सव था। इसी तरह से अलग अलग 4 समारोह आयोजित किए गए ऋषिकेश, देहरादून, हल्द्वानी और हरिद्वार में। जो नियम कहता है, बागवानी मिशन के तहत आप केवल 7.5 लाख रुपए इसके लिए रिलीज कर सकते हैं उद्यान विभाग, लेकिन जो चारों समारोह हुए इन पे करीब 2.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। यहाँ तक कि जो ऋषिकेश में, जो देहरादून में जो सेब महोत्सव आयोजित किया गया, केवल 77 लाख रुपए इस 3 दिन के महोत्सव पर यहाँ पर खर्च कर दिए गए। तो ये अपने आप में एक बड़ी अनियमितता थी। सामाजिक कार्यकर्ता दीपक करगेती ने इस पर RTI लगाई थी और RTI में ये खुलासा हुआ कि जो महोत्सव उद्यान विभाग ने पिछले साल करीब 4 महोत्सव किए थे, उनमें करोड़ों रुपए व्यय किया गया। अब आज कल न्यूज 18 ने जब इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया, तो अब शासन ने जो उद्यान विभाग के निदेशक हैं डॉक्टर हरमिंदर बवेजा, उनको नोटिस सर्व किया है और 4 बिंदुओं पर उनसे जानकारी मांगी है। और आप देखेंगे कि 4थे बिंदु में बाकायदा शासन ने ये बात भी कही है कि ये प्रथम दृष्टया पूरा मामला वित्तीय अनियमितता का प्रतीत होता है। तो अब देखना होगा कि डॉक्टर हरमिंदर बवेजा इसका क्या जवाब देते हैं। जी, शुक्रिया आपका सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। खबर बागेश्वर से है, जहां पर BPL कार्डों को कार्ड धारकों की मर्जी के बगैर निरस्त कर उन्हें APL में तब्दील कर दिया गया था, जिसके बाद मंडल सेरा की महिलाएं भड़क गई और नाराज महिलाओं ने जिला पूर्ति कार्यालय में धरना दिया और निरस्त कार्डों को फिर से बहाल करने की बात कही है। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। मैं इतना कहती हूँ, ठीक है, हमारे घर आके जांच की जाए, हम कितने लायक हैं, हमारी सैलरी कितनी है, ये जांचें, हमारे आधार कार्डों से हमारे जांच की जाए कि हमारे कितने बैंक खाते में हमारे पैसे हैं, कितना हमारी कैसी हैसियत हमारी है, देखा जाए, उसके बाद हमारा कार्ड काटा जाए। राज्य में जड़ी बूटियों की अपार संभावनाएं हैं, बस उन्हें यूज में लाकर मार्केट में उतारने की जरूरत है। बिच्छू घास के बिस्किट, नमकीन, चिप्स के और चाय बनाई जा रही है, जिसकी मांग हर्बल के रूप में तेजी से हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। आजीविका को नए विकल्प देने के उद्देश्य से जीबी पंत संस्थान का हिमालयन अध्ययन काम कर रहा है। बिच्छू घास के 50 प्रोडक्ट को तैयार किया जा रहा है, जिसमें बिस्किट, नमकीन, चिप्स, केक के साथ सूप और चाय भी है। उत्तराखंड में बिच्छू घास बहुत अधिक मात्रा में होती है।
अगर बिच्छू घास से बन रहे उत्पाद को बढ़ावा मिलता है तो रोजगार के साथ पलायन पर भी नकेल कसी जा सकती है। वहीं देश में हर्बल उत्पादनों की मांग भी तेजी से कोरोना संक्रमण के बाद बढ़ रही है। पे हम लोगों ने देखा कि 10 से अधिक पदार्थ तो बना चुके हैं और 50 से अधिक ऐसे प्रोडक्ट्स पे काम चल रहा है जो आगे चल के आजीविका वर्धन में काम आएंगे। और हमने ये पाया भी है कि एक ग्रामीण 100 से लेकर 300-400 रुपये तक की भी इससे आमदनी प्रतिदिन प्राप्त कर सकता है इसके माध्यम से। संस्थान की मदद से बिच्छू घास के उत्पादों को तैयार किया जा रहा है। बिच्छू घास में विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन समेत कई तत्व होते हैं जो कई बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। तो हमारे सूप मिक्सेस हैं, नेटल टीज हैं और पैनकेक मिक्सेस हैं और कई तरीके की हम रेसिपीज भी डेवलप कर रहे हैं, जिसको कि लोग अगर ड्राई नेटल खरीद करके खुद उससे रेसिपीज को भी डेवलप कर सकते हैं। हिमालय क्षेत्रों में अपार जड़ी बूटी है, बस उन्हें मार्केट देने की जरूरत है। अगर बिच्छू घास के उत्पादों की मांग बढ़ती है तो स्थानीय उत्पादों को पहचान मिलने के साथ ही लोगों को रोजगार भी मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।